सिलेबस है, इंपॉर्टेंट बुक्स है और स्टडी प्लान पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो खास तौर इसका जो कंटेंट है वो 2 पार्ट में है। की पॉइंट फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री 2024, ठीक है, कि की पॉइंट क्या है। दूसरा जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री 2024, कैसे प्रिपेयर करेंगे हिस्ट्री के पेपर को। तो इसमें जो खास तौर सी बात है, सबसे पहला महत्वपूर्ण चीजें हैं पॉइंट्स, करिकुलम, सिलेबस। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता है कि सिलेबस को कम से कम 4-5 बार पढ़ा करिए, 10 बार ऐसे ही देख डालिए क्या क्या है, सिलेबस को देखिए कि है क्या आपको, ठीक है। तो सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए कि पूरे सिलेबस में क्या दिया है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है और बिना सिलेबस के आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन सिलेबस को ध्यान में रखकर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आप सिलेबस देखेंगे, अभी सिलेबस पर भी लास्ट में चर्चा होगी जो है, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो कई वर्ड दिए होते हैं, टर्मिनोलॉजी दी होती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी जो होती है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि वो वर्ड क्या है। कई हर साल को देखेंगे 2, 4, 5 क्वेश्चन आ जाता है। अष्टांग प्रधान क्या है, ठीक है। मेडिवल पीरियड से कई वर्ड आ जाते हैं, मीन्स क्या है। एंशिएंट पीरियड से वर्ड आ जाते हैं, विष्टि क्या है। ऐसे बहुत से शब्द हैं। मदद ए मास क्या है, जकात जजिया क्या है। ऐसे बहुत से टर्मिनोलॉजी सिलेबस में भी बकायदा दी हुई है। उन सारी टर्मिनोलॉजी को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इन टर्मिनोलॉजी से अक्सर आते हैं और इन टर्मिनोलॉजी से यही नहीं आते हैं, कैरेट के भी एडमिशन में इन टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन हर बार आते हैं। मेडिवल मॉडर्न डिपार्टमेंट में मैं देखता हूं कि अक्सर इस टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत भी कर देते हैं। तो टर्मिनोलॉजी पर बहुत फोकस कर डालिए, जो 2-2, 4-4 लाइन में किताबों में दी रहती है, या आपके हरिश्चंद्र वर्मा और किताबों में एंशियन वालों में भी पीछे का जो पार्ट है उसमें वर्ड्स के मीन्स लिखे होते हैं, उसको जरूर पढ़ लीजिए। 2-4 क्वेश्चन हर बार हर साल एंशियन मेडिवल को मिलाकर आते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको पहचानना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतिहास के साथ क्या है दिक्कत कि इतिहास 2 पार्ट में मुख्य रूप से डिवाइड है। बहुत कम जगह पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास तो ऐसे पूरा ही पढ़ाया जाता है, लेकिन एंशियन डिपार्टमेंट अलग है, मेडिवल मॉडर्न कहीं अलग है। अब पता चला कि एंशियन हिस्ट्री वाला एंशियन तो पढ़ रहा है, कुछ मेडिवल मॉडर्न भी पढ़ता है, लेकिन उसकी जो पकड़ है वो एंशियन पे बहुत ज्यादा है, मेडिवल मॉडर्न पर कम है, और उससे मेडिवल मॉडर्न के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उन पे ध्यान नहीं दे पाता है। या कभी कभी होता है वो मेडिवल मॉडर्न ही पढ़ रहा है, एंशियन छोड़ देता है और गया पता चला 4 क्वेश्चन एंशियन में गलत, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ है। तो एंशियन, मेडिवल और मॉडर्न को ध्यान में रखना है। इसी तरह मेडिवल मॉडर्न के बच्चे, एंशियन कमजोर है, मेडिवल मॉडर्न अच्छा है। पता चला एंशियन अच्छे करने के चक्कर में पढ़े, एंशियन पढ़े और मेडिवल मॉडर्न बिना पढ़े चले गए, 2-4 क्वेश्चन कंफ्यूज हुआ और जीआरएफ रुक गया। तो ये कमियां जो कई बार पेपर दे चुके हैं, कई बार नेट के निकाल चुके हैं, उनके सामने हमेशा आती है। और जिनको देना है इस बार, उनको बहुत ख्याल करना कि इन गलतियों से उनको अपने आप को मुक्त करना है। और इसमें आपको एंशियन और मेडिवल मॉडर्न तीनों को फोकस करना होगा। कैसे फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में का सिलेबस बड़ा है, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट है और फ्रीडम मूवमेंट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। फ्रीडम मूवमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको आगे पहुंचा देते हैं। तो आप
का जो स्ट्रेटजी होगी वो स्ट्रेटजी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों को पढ़ने की होगी। और मॉडर्न में भी जो है फ्रीडम मूवमेंट को खास तौर से पढ़ने की होगी, जिससे फ्रीडम मूवमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लें। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आगे जो है कुछ बातें और, मार्केट में यूजीसी नेट जीआरएफ के नाम से बहुत सी किताबें आ जाती हैं, जो कभी यूजीसी ने, बहुत लोग तो सिर्फ बैठे रहते हैं, कोई भी एग्जाम परीक्षा आई और किताब निकालना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके हर जब फील्ड में है, नेट जीआरएफ के लिए है। तो आपको मार्केट वाली बहुत सी किताबों से भी बचना है। ये अलग बात है कि कम समय है, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो देखना ऐसी किताब जो आपके सिलेबस को कवर करे, सिलेक्टेड हो, उसमें बहुत मैटर समावेश हो, तो उसको तो शॉर्टकट में आप कम समय के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट वाली पढ़ाई पढ़ लेंगे, जीआरएफ हो भी जाएगा, किताब नहीं पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे, तो क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर आप क्लास के टीचर नहीं होंगे, बाकी बाहर सारा काम करेंगे, ठीक है, वहां से भागेंगे, क्लास से भागेंगे पढ़ाने से। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक, मानक बुक है, उन किताबों का अध्ययन जरूरी है। इन मानक बुकों का के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। और खास तौर से देखिए, जो ग्रेजुएशन और पीजी में, ग्रेजुएशन पीजी में आप किए हैं, कर रहे हैं, तो आपको मानक बुक बताई जाती है, तो उन बुक को जरूर पढ़िए, उन बुक को ध्यान दीजिए, और वहां से भी क्वेश्चन सीधे सीधे लाइन टू लाइन आ जाते हैं। नेक्स्ट बात, टेस्ट। देखिए, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ये तो अब 25 दिन है, इसी में करो या मरो का नारे के साथ आपको काम करना है। गांधी जी का नारा था करो या मरो, ठीक है, तो 25 दिन पूरी जान लगानी, तो आपका डेली ही समझ के चलिए टेस्ट है। वो मैंने आपको बताया है, अभी आगे भी बताएंगे, क्वेश्चन पेपर डेली आपको पढ़ना। और यहाँ कल से क्वेश्चन पेपर पर ही चर्चा होगी, कल से पूरा फोकस उल्टा चलेगा, 23 दिसंबर से लेकर आखिरी तक जो हुआ है वहां तक। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट में आप नोट भी कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी में शामिल करिए अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम वाले में जीआरएफ निकालना है। दूसरी, हाउ टू क्रैक फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री 2024, कैसे इतिहास को क्रैक करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो जरूर पढ़िए, उसको तेजी से पढ़िए, ठीक है, तेजी से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन कहां से कैसा बन रहा है। उससे आप क्वेश्चन के जो टाइप है, मैक्सिमम लोग समझ ही नहीं पाते यार क्वेश्चन कैसे बनेगा। पढ़ने को लोग पढ़ गए, ऑथेंटिक बुक पढ़े, मानक बुक पढ़े, इतनी मोटी हरिश्चंद्र वर्मा, सतीश चंद्रा पढ़ लिए, ठीक है, शर्मा जी की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिए, रोमिला थापर की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ डाले इतनी मोटी, मॉडर्न की 4-5 किताबें आप सुमित सरकार पढ़ लिए, जो मानक बुक की मैं बात कर रहा हूं। आपने ग्रोवर पढ़ ली, राम लखन शुक्ला पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता यूजीसी में जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी फ्रेमिंग क्या है। पूरी किताब तो पढ़ लिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं पता है, और एग्जाम में क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन होता है कि अगर आप बहुत गहराई से उस फ्रेमिंग को नहीं जान रहे हैं, क्वेश्चन पेपर की फ्रेमिंग को, तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको फोकस क्वेश्चन पेपर पे देना है। एक तो आए हुए क्वेश्चन ना गलत हो, दूसरा उसके जितने भी आंसर ABCD 4 दिए होते हैं, ABCD के बारे में भी पढ़ना है। हम लोग कल से जो क्लास करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में हमें उम्मीद है हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन को यहाँ शॉर्टकट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सारे चार जो उसके ABCD हैं उनके डिटेल, जैसे क्वेश्चन बनते हैं या कोई ऐसी चीज जिस पे जानकारी कम है कहीं किताबों में, तो उस पर डिटेल हम लोग देखेंगे।
तो क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन जो आया है वो आपको तैयार हो जाएगा, दूसरा उसकी फ्रेमिंग तैयार हो जाएगी। जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझ जाएंगे, उसकी स्टाइल को समझ जाएंगे, तो ये जो मानक बुक आप पढ़ते हैं, तो जैसे उस तरीके की घटना जहां आएगी आप अंडरलाइन कर लेंगे और समझ जाएंगे फलाना वाला क्वेश्चन यहां से आया था। नहीं पूरी किताब पढ़े रहेंगे उसको पकड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो है, देखिए इसमें ग्रेजुएशन दो टाइप की चीजें, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उद्देश्य होता है आपको फैक्ट्स की जानकारी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसका जो उद्देश्य है कि आपने एमए पास आउट किया, ये माना जाता है कि एमए पास करने वाला बच्चा उसकी क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रांग होगी, क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रांग होगी और एबिलिटी उसके अंदर होगी, आलोचनात्मक रूप से चीजों को समझ सकेगा। कुछ क्वेश्चन 5, 10, 15 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं, यहां से भी क्रिटिकल वाले आ जाते हैं, और ये सारे क्रिटिकल क्वेश्चन इन मानक बुक से ही आते हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अब नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। आपको समझना है कि जो यूजीसी नेट जीआरएफ का सिलेबस है, सिलेबस अभी चर्चा होगी तो बहुत लंबा सिलेबस है। इतिहास का सिलेबस हर क्षेत्र में ज्यादा ही होता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो उसमें कहां कहां से क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको देखने हैं। पता चला आप पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कौन कौन टॉपिक से लगभग उतार चढ़ाव 1-2 आगे पीछे हो सकता है, तो क्वेश्चन आने की क्या स्ट्रेटजी है। कितने लोगों को पता है कि यूजीसी में कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं? मात्र 2 लोगों को, जो 4 और हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं मान लो, बाकी लोगों को नहीं पता है। इसलिए इस पे भी फोकस करना जरूरी है। पहला जो है, जैसे स्टोन एज, स्टोन एज जो है पाषाण युग, पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, कौन खोज किया, कहाँ क्या मिली, ठीक है, ये सारी जानकारी जो है पाषाण काल में आपको मिलेगी। तो यहां से कम 2 या से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 या 3। जो पुरानी एनसीईआरटी वाली बुक है उसका जो पाषाण काल है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है 11 की एंशियंट हिस्ट्री की, वो बहुत अच्छी है, उसमें अच्छे से दिया हुआ बहुत सी जानकारियां। फिर उसके बाद ऐसे और किताबें हैं, वहीं से ही नहीं लेकिन है जरूरत भर का। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत विस्तार है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, आप देखे होंगे, नहीं कल चर्चा होगी डिटेल उस पर कैसे आया है। फिर तीसरा जो है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन से भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप किसी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर वैदिक के बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म है, 3-4 क्वेश्चन आता है यहां पे भी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। फिर अशोक ग्रेट रूलर थे, मौर्य काल के वो थे, इनसे भी रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन अभिलेख से ही आ जाते हैं। जो एंशियंट हिस्ट्री से वो हैं बच्चे, वो अभिलेख और ये सारी चीजों को अच्छे से जानते समझते हैं। मेडिवल मॉडर्न वाले के लिए दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनको भी पढ़ना ही पड़ेगा। फिर गुप्ता एम्पायर, जिसे इतिहास में गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त काल, यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग इसी फ्रेम में रहता है। टेम्पल, मंदिर, दशावतार मंदिर, फलाना मंदिर, डकाना मंदिर कहाँ है, मिला दो, नागर शैली, बेसर शैली, ठीक है, इन सबको कौन किसका उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी इस शैली की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो सब अलग से आते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन आपको टेम्पल से आते हैं। फिर जो है लिटरेचर, साहित्य, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में बहुत साहित्य लिखे गए हैं, पूरा
जो है वैदिक काल साहित्य से भरा है, मौर्य काल भरा हुआ है, और भी चीजें बनी है। मेडिवल पीरियड में बहुत से सोर्सेज लिखे गए हैं, मॉडर्न पीरियड में बहुत से सोर्सेज हैं। यहां से कुल मिलाकर 4-5 क्वेश्चन आपके लिटरेचर के पोर्शन से आते हैं। अब क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं और बहुतों को वो बहुत परेशान कर देते हैं, खास तौर से उन्हें जो सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़े हैं। जो मन आया वो पढ़ लिए, आज मन आया किताब खोला, गुड पीरियड पढ़ डाले, आज मन आया गुड पीरियड में भी कुछ पढ़े, दूसरा रूलर पढ़े। जो सिस्टमैटिक से पढ़ते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से देखते हैं, उनकी स्थिति थोड़ा क्रोनोलॉजी में स्ट्रांग हो जाती है। उसके लिए आप कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है 6 से 8 तक वाली में भी, उसमें क्या दिया रहता है, सब काल खंड, जैसे कुषाण काल, सुंग काल, मिंग काल, और शायद मिंग तो चाइनीज है, ठीक है, और भी कौन नन शासक, ये सारी चीजें, या मेडिवल पीरियड के शासक, या फिर मॉडर्न पीरियड के वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सब का क्रम क्या है, इन सब का क्रम से क्वेश्चन अब याद होना चाहिए आपको कि इनके क्रम कैसे है। डेट याद होनी चाहिए, डेट याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, कौन शासक किसके बाद किसके बाद किसके बाद, देख लीजिए हर वंश के शासक और उनके बाद के शासक को देख लीजिए और एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट, उसमें लिख लीजिए सबके नाम, और लिखने के बाद उसको मैथमेटिक्स का प्रयोग करिए, फार्मूला दे दीजिए और उस फार्मूला को याद कर लीजिए। यकीनन जो ये कमी आपकी हो रही है, वो कमी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी वाले को, और 2 टाइप की क्रोनोलॉजी, एक शासक से संबंधित क्रोनोलॉजी, दूसरा जो है वंश से संबंधित क्रोनोलॉजी। एंशियन में कई बहुत से वंश हैं, उन सब के वंश को दे दिया क्रोनोलॉजी, शासक को दे दिया क्रोनोलॉजी। मेडिवल पीरियड आए, मेडिवल पीरियड की क्रोनोलॉजी थोड़ा आसान है। एंशियन में वो दिल्ली सल्तनत वाले में, मुगल में तो और आसान है, लेकिन जिनका नहीं है तो नहीं ध्यान रहता है। दिल्ली सल्तनत के बहुत से शासक हुए हैं, उन शासक की क्रोनोलॉजी, लेटर मुगल काल की शासक की क्रोनोलॉजी दे देता है। रजिया के बाद जो शासक हुए 5 उसके भाई, उनकी क्रोनोलॉजी दे देता, लोग गलत करके चले आते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी का जो मैटर है, इसको आप इस रणनीति के साथ जो है दूर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसी चीजें आएंगी और उस पर डिस्कस डिटेल में होगा। फिर अगला जो पॉइंट है क्रोनोलॉजी का, भक्ति और सूफी। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। हर कंपटीशन में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। कभी कभी भक्ति संतों का क्या दे देता है, जन्म स्थान और नाम मिला दीजिए। कभी कभी भक्ति जो सेंट हैं उनके नाम और उनके बरकरी के हैं, किस संप्रदाय के हैं, मिला देता है, उस संप्रदाय को मिलाना होता है। इस टाइप की भी नॉर्मल तरीके की ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। सूफी संत, कौन सूफी की क्या स्टेटमेंट है, कौन सूफी किस चिश्ती से है, ठीक है, चिश्ती से है, नक्शबंदी से है, और किससे है, ये सारी चीज समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिन्होंने दिया है वो समझ रहे होंगे, और जिनको देना है वो और अच्छे से समझे कि उनको अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस मिले। सोर्सेस, स्रोत, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को पढ़ने के सोर्स हैं, स्रोत हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी सोर्स, पुरातत्व अवशेष, ये सारी चीजें। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, किताब के नाम क्या हैं, ये सारी चीजें। और पुरातत्व विश्लेषण में बहुत सी चीजें, कौन खोजा, कौन पढ़ा, कौन सी लिपि किसने पढ़ी, ठीक है, ये सारी बातें हैं जो ऐसे क्वेश्चन सोर्सेस में आते हैं। मेडिवल से रिलेटेड भी सोर्सेज हैं, वहां से आते हैं, मॉडर्न से रिलेटेड सोर्सेज हैं, वहां से भी आते हैं। मॉडर्न में भी बहुत से लोगों ने किताबें लिखी, उन सबसे वो आते हैं। फिर सोर्स के बाद पेंटिंग और आर्किटेक्चर। सोर्स से मैंने बताया 5-6 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 2-1 आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग 5-6 क्वेश्चन। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह के लिए और यहाँ के लिए भी, यूजीसी नेट डीआरएफ के लिए। पेंटिंग और आर्किटेक्चर,
ये जो पेंटिंग आर्किटेक्चर है, पेंटिंग आर्किटेक्चर से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। चित्रकला कैसी थी, स्थापत्य कला कैसी थी, मेडवल पीरियड में कैसी थी, मुगल काल में कैसी थी, और एंशियन में चित्रकला, स्थापत्य कला, उसके उदाहरण मंदिर उंदिर जो बने हैं वो सब उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे भी आती हैं। नेक्स्ट जो है आपका पेंटिंग के बाद रूलर्स क्रोनोलॉजी। रूलर्स क्रोनोलॉजी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही उल्लेख किया। रूलर्स कैसे, कौन शासक कब कब शासन किए, या तो अलग अलग वंश के शासक दे देता है, और पता होना चाहिए कौन सा वंश के साथ जो शासक है वो किस वंश का है और वो वंश किस समय में शासन कर रहा था। अगर आपको नहीं पता है तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आपको सारे के वंश और उसके शासक जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको समझना होगा, याद करना होगा, और मैथमेटिक्स स्टाइल में फार्मूला बनाना होगा और ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट जो है ट्रेवलर्स। एंशियन हिस्ट्री में बहुत से ट्रेवलर्स आए, ठीक है। मेडवल पीरियड में बहुत से आए, बदायूं, मनुची, ठीक है। और एंशियन पीरियड में मेगास्थनीज, ये सब लोग आए। तो इन लोगों ने क्या भारत के बारे में कहा, इनकी किताब का क्या नाम है, इनका नाम, इनकी स्टेटमेंट देगा, और कौन सही है कौन गलत है, या सीधा सीधा किताब का नाम मिलवा देगा, कौन किस जगह से था, कौन किस शासक के काल में आया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर जो है ट्रेवलर्स के बाद एसोसिएशन, संगठन, खासतौर से मॉडर्न टाइम पीरियड में अनेक मजदूर संगठन बने, किसान आंदोलन हुए, कांग्रेस से पहले बहुत से संगठन बने। वो सारे संगठन, उनकी स्थापना दिवस, उनकी जगह और उनका उद्देश्य, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट जो है